नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा सीईटी मेंस के लिए हमने कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है और सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। जिसके तहत हम मदरबोर्ड पे लगे सभी कंपोनेंट्स को एक-एक करके पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आईसी को और आईसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था एज़ ए सीपीयू। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, अगर उन क्लासों को आपने अब तक नहीं देखा है, तो आप उन्हें देख सकते हो। हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। जो लेक्चर मैं यहाँ डेमो के तौर पर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनकी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, उनको आप देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, फिर आप हमारी ऐप पे जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है। वहां पर आपको कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लास क्लास के साथ पीडीएफ और टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अगर ये टास्क आप मेरे साथ करते हो तो कंप्यूटर का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम कर रहे थे सीपीयू और सीपीयू की आज की इस क्लास में हम सीपीयू के पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें आपने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट को कवर करना है। हालांकि इनकी से रिलेटेड बेसिक बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस बुकिश तौर पर हमें यहाँ फिनिश करना है। फिर हम देखेंगे कि सीपीयू के फंक्शंस क्या क्या है, सीपीयू क्या क्या कार्य करता है, फिर सीपीयू की जो स्पीड है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, और इन्हीं फैक्टर में से फिर हमें आज की इस क्लास में पता चलेगा कि जो सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर जिसे आप पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हो, उसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर का दिमाग हम एज ए सीपीयू को पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सीपीयू जैसा ही प्रोसेसिंग के टास्क को करने वाला एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। तो इस क्लास में हम सीपीयू और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू के बारे में थोड़ा सा कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके, तो इस वजह से यहाँ इस क्लास में कवर किया जाएगा। कैसे मेमोरी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कैसे मेमोरी भी सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करते हैं। तो फिर सीपीयू को जिस स्थान पे लगाया जाता है उसे सीपीयू सॉकेट, और सीपीयू को ठंडा करने के लिए सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटेड पॉइंट आपको इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए एटीएक्स पावर कनेक्टर होता है। फिर क्लास के एंड में हम पढ़ेंगे डी रैम मेमोरी स्लॉट के बारे में। अब डी रैम मेमोरी स्लॉट को बड़े डिटेल से, क्योंकि आपकी जो मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है। रैम के दो पार्ट होते हैं, डी रैम और एस रैम। अब ये इतनी सारी बात मैं अगर वर्बली बोलता तो आपको कुछ भी ना समझ में आता। इस वजह से हमने एक चार्ट यहाँ उठाया है और उस चार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि मेमोरी को कैसे डिवाइड किया जाता है। इसको बड़े डिटेल से कम इस मेमोरी वाले चैप्टर में मैं 5 से 6 क्लास लूंगा, लेकिन वो लेंगे मेमोरी यूनिट वाले चैप्टर में, यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। बस इस डायग्राम में आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा, भाई कंप्यूटर की प्राइमरी में रैम और रैम में हम किसकी तरफ जाएंगे, डी रैम। मतलब हमें इस बात को समझना है, यहाँ पर आना है हमें, तो इस वजह से ये चार्ट थोड़ा सा यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट आपको डी रैम के बारे में बताना, और डी रैम को पढ़ने के बाद आज की इस क्लास को हम फिनिश कर देंगे। एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड और मदरबोर्ड पे लगे सभी कंपोनेंट्स को। हम आईसी आईसी को इंट्रोड्यूस कर दिया है जी सीपीयू, सीपीयू को फिनिश करने के बाद पार्ट, फंक्शन, स्पीड को पढ़ने के बाद सीपीयू सॉकेट, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटेड पॉइंट, फिर 20 पिन एटीएस पावर कनेक्टर और फिर डी रैम, मतलब वन बाय वन कर फिर अगली क्लास में आईडी कनेक्टर, फिर नॉर्थ ब्रिज से रिलेटेड हम बातें जान चुके हैं, एजीपी स्लॉट, फिर पीसीआई के 5 स्लॉट, फिर सीमोस बैटरी बैकअप, और फिर यहाँ पर हम पोर्ट्स और बसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे, तब हमारे माइंड में एक बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारे मदरबोर्ड पे कौन कौन सा कंपोनेंट है, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनके फंक्शंस है। अगर ये सारी बातें आपकी क्लियर होगी तो आगे सिलेबस में ना आपको मैं जरा से भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो बस आपको करना क्या है, क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। क्लास में जब चीजें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ एक शब्द यहाँ लिखे ना हो, लेकिन वो बोले जा रहे हैं, तो उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। छोटी छोटी बातें भी एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर आ जाती है, तो उनको आपको सुनना है। क्लास के एंड तक अगर आप बने रहते हो तो इसका मतलब क्लास में
अच्छा कंटेंट ही आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो जितने व्यू होते हैं, उतने ही बच्चे इसको शेयर करें। अगर मान के चलो अपने पास क्राउड कम है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो ये क्राउड भी ज़्यादा हो सकती है। आपका ये अपना परिवार है वीर कॉन्सेप्ट वाला, इसको आप चाहो उतने ही मेंबर इसमें ऐड कर सकते हो। आप जब क्लास पूरी फिनिश कर लो, बीच में कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तब क्लास फिनिश करने के बाद आपको एक अच्छा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके और जाते टाइम जितने भी अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, उनमें इस क्लास को शेयर कर दिया करो। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी खास है, आप जितने शेयर आते हो, पिछली 4-5 क्लासों में मैंने देखा 10 से 12 से ज़्यादा कोई शेयर नहीं आए। मतलब कि वहाँ पता लग जाता है कि इस वीडियो को कितने स्टूडेंट ने शेयर किया है। तो वो शेयर करोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छी चीज़ अगर कहीं करवाई जा रही हो, अच्छे कंटेंट अगर जहाँ मिल रहे हो, तो वहाँ पर बच्चों का उनकी रीच तक पहुँचाने के लिए स्टूडेंट का ही दायित्व होता है, तो वो आपको बखूबी परफ़ॉर्म करना है। ठीक है? तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सीपीयू। जब मैंने ये बात ऑलरेडी बताई थी, जब कभी 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का कोई सिलेबस नहीं होता था, स्टैटिक जीके के तौर पर जी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते थे, तो यही पूछा जाता था फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, आईसी, एएलयू। और ये फुल फॉर्म जो बच्चे खास कर कर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, छठी क्लास में जो मेरे टाइम के मतलब पुराने टाइम के जो स्टूडेंट हैं, छठी क्लास में हमें हल्का-फुल्का कंप्यूटर की पिक्चर दिखाई गई थी। भई ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये बक्सा, इसे सीपीयू सीपीयू बोलते हैं। वो गलती वहीं से स्टार्ट हो गई थी, सीपीयू नहीं था, वो सिस्टम यूनिट थी। तो सीपीयू की फुल फॉर्म वहीं से याद करवा दी, रट ली थी हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर बताया था कि इसके अंदर पार्ट होते हैं, हमने सोचा कोई वो अलग-अलग बक्से बने होंगे। उस पार्ट में से एक पार्ट है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये फुल फॉर्म तो आपको ऑलरेडी याद है। और अब तो ये भी पता लग गया, नाम से पता लग रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी ये अरिथमेटिक प्रोसेसिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा और लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकली गणनाएँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। लॉजिकल में क्या होता है? कंपैरिज़न किया जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये काम है। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लीजिए फिर पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है, हम जो अपना पूरा 1 मिनट रुकना भाई, पूरा जो कंप्यूटर में एक डायग्राम लेके चलते हैं और वो डायग्राम आपकी पहली क्लास से और एंड क्लास तक सेम का सेम ही रहेगा। ये जो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये पहली क्लास में भी नज़र आएगा आपको और ये आपके लास्ट क्लास में भी इसी डायग्राम से मैं अपने पूरे सिलेबस को फिनिश करूँगा, ठीक है? इस डायग्राम को थोड़ा-सा समझ लीजिए। और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और ये डायग्राम आपके लिए बहुत खास है क्योंकि पूरा सिलेबस इसी डायग्राम के आजू-बाजू आपका घूमता रहेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो इनपुट डिवाइस से, जैसे मान के चलो हमने कोई यूज़र है, उस यूज़र ने कोई आपके कंप्यूटर को देने वाला डाटा और इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई यूज़र होता है। यूज़र को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़ा था। कोई इसी यूज़र ने इनपुट डिवाइस के माध्यम से, किस डिवाइस के माध्यम से? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई डाटा दिया। वो डाटा हमें लगता है कि सीपीयू के पास आएगा, सीपीयू के पास नहीं आएगा। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, जिसको मैंने बोला था कि भई ये कंप्यूटर का दिमाग है, इसे आप राजा बोलिए, इसे आप क्या बोलिए? राजा। जहाँ कहीं भी राजा है तो उसकी एक रानी भी होगी, तो वहाँ वो रानी का जो काम करेगी ना, पूरे सिलेबस के दौरान इस बात को ध्यान रखेंगे, वो रानी का काम करेगी कौन? रैम। नाम से पता चल रहा है कि वे फीमेल है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब कोई यूज़र अपना कोई डाटा देता है, कोई डाटा और उसपे दी गई इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के माध्यम से सबसे पहले किसके पास आती है? रैम। रैम से फिर वो डाटा आपके किस पे पास आएगा? सीपीयू के पास आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आएगा, ठीक है? और जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे कोई डाटा जब आता है तो उसे हम इनपुट बोलते हैं। वो उसकी क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या जनरेट कर देगा? एक आउटपुट जनरेट कर देगा और वही आउटपुट फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, है ना? किसको वापस लौटा दी जाएगी? उसी यूज़र को लौटा दी जाएगी, उसी यूज़र को लौटा दी जाएगी। चाहे वो रोबोट या कोई मशीन है या फिर कोई इंसान है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा आएगा और फिर उसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से फिर से यूजर को लौटा दी जाएगी। यूजर जो देता है वो डाटा मीनिंगलेस होता है और लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो मीनिंगफुल होता है, नॉलेज होता है या कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी होती है। ये डायग्राम अपने पूरे सिलेबस के दौरान घूमता रहेगा। अच्छा सर, यहाँ इस डायग्राम को क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है? क्या खास बात थी? तो मेरी बात सुनो, जैसे क्या है, हमें पता लग गया कि सीपीयू के पास कोई भी डाटा जब आएगा, वो डाटा किसके थ्रू आएगा? रैम के थ्रू आएगा। किससे आएगा? रैम से। अच्छा, रैम सीपीयू का पार्ट तो नहीं है ना? रानी है। नो डाउट, राजा कोई भी काम करता है प्रजा के लिए तो रानी से सलाह मुशवरा करके ही करता हुआ। लेकिन वो राजा के है तो अलग ही ना, अब बाहर ही है राजा से।
तो रैम है ना वो सीपीयू से अलग है। तो जब सीपीयू अपना कोई काम कर रहा होगा, कोई प्रोसेसिंग कर रहा होगा, है ना, कोई टास्क कर रहा होगा, तो वो रैम से बार-बार जानकारी ले, बार-बार डाटा ले, तो उसमें टाइम लगेगा। इस वजह से हम इस सीपीयू के पार्ट को पढ़ते हैं ना, जब सीपीयू के पार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इस सीपीयू के हम 3 भाग बना देते हैं। इस सीपीयू के कितने भाग बना देते हैं भाई? 3 भाग बना देते हैं और हम पढ़ भी रहे हैं सीपीयू के पार्ट। तो सीपीयू के पार्ट हमने कितने पढ़े? 3 पार्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। वो कोई भी डाटा बार-बार रैम से मंगवाएगा तो टाइम लगेगा। तो हमने इस सीपीयू के पार्ट बनाए। सबसे पहला पार्ट बना अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा पार्ट बना कंट्रोल यूनिट, तो पूरे पर इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करता है। और फिर है जी मेमोरी यूनिट। अच्छा ध्यान रखेंगे, इसी मेमोरी यूनिट को हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। मेमोरी यूनिट बोलिए या फिर उसे रजिस्टर बोलिए। ये कभी कभार आपको डायग्राम में दिख भी सकता है। वैसे तो मेनली बोला जाएगा कंप्यूटर की भाषा में तो मेमोरी यूनिट है, क्योंकि रजिस्टर कोई सिंगल कोई एक ऐसे नहीं बोल सकते कोई हार्डवेयर पार्ट है, ऐसे कोई पार्ट नहीं है। पार्ट तो है, वो सीपीयू है, और सीपीयू के 3 पार्ट अगर देखूं तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रजिस्टर के अंदर किया जाता है। इसी वजह से मेमोरी यूनिट को एज ए रजिस्टर के तौर पर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब सुनो, जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होगा, क्योंकि सीपीयू का मेन टास्क क्या है? प्रोसेसिंग करना। तो वो ऐसा कोई डाटा जो बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है, जैसे ऐसे समझो, आप बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और ये बहुत जरूरी है जानना क्योंकि ये डायग्राम पूरे सिलेबस के दौरान चलेगा। जैसे मान के चलो आप घर में अपना एक स्टोर होता है। जैसे क्या होता है कि घरों में चाय एक बहुत कॉमन चीज है, कोई भी, ज्यादातर खास करके अपने हरियाणा में कोई अच्छा काम है चाय बना लो, कोई दुख हो गया चाय बना लो, है ना, कोई दो चार दोस्त इकट्ठे हो गए चाय बना लो, कोई नहीं है चाय बना के पी लो, सर दुख रहा है चाय बना लो। समझ गए? मतलब कोई भी काम हो तो चाय बना लो। तो चाय के लिए चीनी, चीनी एक खास हो गया। तो चीनी हम ऐसे थोड़ी ना है कि एक चाय की चीनी ले आओ, दो चाय के, हम अपने घरों में ज्यादातर जो होते हैं वो 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो ऐसे चीनी लेके आते हैं। और जो खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं वो तो भाई अपने सीजन की फसल लेके आते हैं, तो पूरा एक कट्टा उठा के लेके आते हैं, एक कट्टा चीनी, है ना, समझ गए होगे सब। खास करके जो हरियाणा के बच्चे, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो वो चीनी जितनी यूज हो रही होती है वो अपनी किचन में और बाकी अपने स्टोर में रख देते हैं। अब यहीं से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो चीज बार बार यूज में होती है वो हम चीजें अपने स्टोर में रखते हैं, और जो चीजें रेयरली यूज होती है उसको हम गांव की शॉप से, मार्केट की शॉप से लेके आते हैं। जो डाटा बार बार प्रयोग में लाया जाएगा वो इसी सीपीयू की मेमोरी यूनिट में, और कहां पर? मेमोरी यूनिट में, रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन जो डाटा बहुत ही कम यूज हो रहा हो, हालांकि हम जब देखेंगे ना स्पीड, तो रैम की स्पीड बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा स्पीड किसकी मिलेगी? मेमोरी यूनिट में, रजिस्टर की। फिर और इंटरनली जाएंगे तो झांक के देखेंगे कैशे मेमोरी भी बैठा है अंदर, लेकिन वो भी फिलहाल में बता नहीं रहा। तो जो डाटा कम यूज होता है वो हम रैम के तौर पर मंगवा लेंगे। एक बार मंगवा लिया, एक बार हमने मंगवा लिया, जैसे जीरा मंगवा लिया आपने आधा किलो, बहुत हो जाता है आज के टाइम में जीरा, किचन के मामले में बात करें क्योंकि रेट बहुत अच्छा है। तो आधा किलो, अब आधा किलो मंगवा लिया, अब किचन में यूज हो रहा है तो हमने 200 ग्राम किचन में रख दिया, बाकी 300 ग्राम हमने कहा रख दिया? अपने स्टोर में। कहा रख दिया? अपने स्टोर में। तो बार बार मार्केट की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। यानी कि जो डाटा बहुत कम यूज हो रहा है वो तो हम रैम से मंगवा लेंगे, और जो डाटा बार बार यूज में लाया जा रहा है, बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है, तब जब हम कोई अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकली या फिर कोई लॉजिकली कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस दौरान जो डाटा प्रयोग में लाया जा रहा है, बार बार दिन में चाय बनती है तो वो बहुत ही बार बार प्रयोग होने वाली चीज है, तो उसको हम स्टोर में रख लेते हैं, क्योंकि जब भी अपना डब्बा खाली होगा तो हम चीनी स्टोर में से डाल लेंगे। तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन कर रहा होगा, तो उस डाटा को प्रोसेसिंग के दौरान उस डाटा को मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट में किसमें? रजिस्टर। और देखा जाए तो कौन से रजिस्टर में? तो एक शब्द आएगा जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। कौन सा शब्द है? एक्यूमुलेटर। बस ये ध्यान रखना है। इस पूरी बात को अगर मैं डायरेक्ट वहीं बता रहा होता तो तुमको सिर्फ रटना पड़ता, एक्यूमुलेटर की स्पेलिंग वहीं देख लेंगे, रटना पड़ता। अब मैंने ये पिक्चर क्लियर कर दी, तो भाई तुम्हारे लिए समझना ना, ऐसे सोच लो चिटकियों का खेल हो गया। तो पार्ट ऑफ सीपीयू में सबसे पहले पार्ट को हम उठाते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पढ़ लीजिए, सीपीयू का ऐसा भाग जो अंगणितीय तथा तार्किक अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, गणनाएं करता है। अर्थमेटिक कौन कौन से है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। लॉजिकल कौन से है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एएलयू में अब सुन लीजिए, जो बात मैंने पिछले 5 मिनट में एक्सप्लेन की है वो यहाँ लिखी तो एक सिंगल लाइन के तौर पर है, लेकिन है बड़ी काम की, क्योंकि ये आगे चलकर ना एक पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा।
एएलयू में प्रोसेसिंग या गणनाओं के दौरान कम समय के लिए, गांव में कोई शॉप से भी सामान लेके आते हो ना, चाहे दीवार भी क्यों ना लगती हो, तो भी भाई 1 से 1.5 मिनट लग जाती है। और गेस्ट के सामने अगर सामान बाहर से लेके आते हैं तो थोड़ा सा इंसर्ट फील करते हैं, है ना। जैसे ज्यादातर पहले क्या होता था, जब पुराने समय की बात कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ गया, कोई फूफा आ गए मान लो, कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, तो हम भाग के शॉप पे जाते थे, पार्ले जी की बिस्किट भुजिया लेके आते थे, याद है ना वो टाइम। लेकिन अब थोड़ी सी मॉडर्न फैमिली होगी, आज के समय में किचन में ये चीजें रख ली जाती है। तो जो एएलयू में प्रोसेसिंग या गणनाओं के दौरान कम समय के लिए डाटा स्टोरेज हेतु रजिस्टर, यानी कि मेमोरी यूनिट, यहां रजिस्टर के साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, जबकि बात कर रहे हैं सीपीयू का ही वही भाग जिसे आप किस नाम से जानते हो, मेमोरी यूनिट। लेकिन मेमोरी यूनिट में कोई प्रॉपर कोई चीज है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाएगा, वो है लॉजिक गेट के माध्यम से फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से रजिस्टर। तो स्टोरेज है तो रजिस्टर, और रजिस्टर में भी कौन सा, एक्यूमुलेटर होते हैं। रजिस्टर एवं बोला है, लेकिन बाद में पता लगेगा तुमको जब डेप्थ में जाओगे। रजिस्टर के डिफरेंट डिफरेंट कुल मिलाकर 8 रजिस्टर, 7 से 8 रजिस्टर पढ़ेंगे। उन्हीं 7 से 8 रजिस्टर में से एक रजिस्टर आपका कौन सा, एक्यूमुलेटर में होते हैं। यानी कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन आप कर रहे हो, उस फंक्शन के दौरान, उन ऑपरेशन, उन गणनाओं के दौरान जो डाटा आपको बार बार प्रयोग में लाना है, उस डाटा को हम किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर, मेमोरी यूनिट की रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देते हैं। और मेनली किसके अंदर, तो हम कहेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देते हैं। क्लियर है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों के एग्जीक्यूटिव यानी निष्पादन, जितनी भी प्रोसेस हो रही है उनको एग्जीक्यूशन करना के लिए कंट्रोल यूनिट ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये बात आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित सभी गतिविधियों, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं तो कंट्रोलिंग का काम का संचालन एवं नियंत्रण कंट्रोल यूनिट ही करती है। अच्छा, यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों, तालमेल बनाना, गतिविधियां कंट्रोल करना को कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल, हार्ट ऑफ कंप्यूटर या केंद्रीय नाड़िका तंत्र कहा जाता है। यानी कि हम कह रहे थे कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है, नो डाउट सीपीयू है कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। लेकिन भाई अब अंदर झांक के देखा तो सीपीयू के अंदर भी सीपीयू का बाप बैठा है, कौन, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बिना सीपीयू खुद भी किसी काम का नहीं है। सीपीयू प्रोसेसिंग तो कर देगा, मान के चलो हमने कोई इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से कोई कमांड दी है, अब सीपीयू का दिमाग उस कमांड दिए गए डाटा पे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग कर देगा। लेकिन वो ढूंढ रहा है कि माउस से कोई इनपुट आएगी, ऐसे देख के बैठा माउस की साइड, भाई इनपुट आ रही है, जबकि हमने इनपुट दे दी किससे, कीबोर्ड से। यानी कि ये तालमेल बनाने का काम, कंपोनेंट्स की कोऑर्डिनेशन का काम कौन करवाते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक जिस प्रकार से, जैसे थोड़ा सा बायोकली हम अपने बायो के डायग्राम से समझते हैं, अपनी बॉडी से पूरे जितने भी कंपोनेंट बॉडी में हैं, उन बॉडी के कंपोनेंट्स को जीवित रखने के लिए कौन ब्लड सर्कुलेशन करता है, अपना हार्ट। वहां पर ऑक्सीजन के माध्यम से, सांस जो ले रहे हैं उसके माध्यम से खून उस अंतिम कोशिका तक किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, सांस के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से। और कौन करवाता है, अपना हार्ट करवाता है। यही बात यहां लिख रखी है कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा संचालित सभी गतिविधियों, इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज का संचालन और नियंत्रण कंट्रोल यूनिट करती है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स, बॉडी की सभी कोशिकाएं, सभी ऑर्गन, सभी सेल्स, है ना, कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल, और वो दिल सबको जीवित तो रखता है, लेकिन किसके माध्यम से, लिंक बना रहा हूं याद हो जाएगा। भाई खून ट्रेवल किसके माध्यम से करता है, हम कहेंगे वेसल्स के माध्यम से करता है, वेन्स के माध्यम, वेसल सीराइन के माध्यम से करता है। कहीं में अच्छा होता है, कहीं में बुरा, लेकिन तुमको याद करना है, हम इसे देसी भाषा में क्या बोलते हैं, नाड़ी तंत्र। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ लगा के चेक करता है नाड़ी आपकी, तो वो कंप्यूटर का दिल, और उसी को केंद्रीय नाड़िका तंत्र कहा जाता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट को अब किस नाम से जाना जाता है, अभी तक मैंने टोटल ऐसी 4 डेफिनेशन बता दी। मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सारे कंपोनेंट इसी से जुड़े हैं। जिस प्रकार से अपने बॉडी के पूरे अस्थि पंजर इसी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, तो मदरबोर्ड से सारे चीज जुड़े हैं। फिर सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और आज पढ़ा कंट्रोल यूनिट यानी हार्ट ऑफ कंप्यूटर, और केंद्रीय नाड़िका तंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। लास्ट पार्ट देखिए, कह रहे कि मेमोरी यूनिट, और ये बातें अब देखो चीजों को ना, एक तो होता है सिर्फ और सिर्फ बुक इस तौर पर याद करना। अगर याद कर रहा होता तो इस चैप्टर को मैं फिनिश कर चुका बुक इस तौर पर, लेकिन यहां हमने टाइम लगाया है, चीजों को समझा है,
रिलीवेंट बनाया है, रिलेट किया है, एक से अगली चीज को कड़ी बाय कड़ी मैंने जोड़ने की कोशिश की है। अगर ऐसे समझते हुए आप पूरा सिलेबस करोगे तो भाई मजा आएगा आपको। आपको लगेगा कि यार मैं इस लायक हूं को मैं अब आगे किसी को समझा सकता हूं, लेकिन पैसेंस बना के रखना होगा। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है कंप्यूटर का, मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं निर्देशों तथा प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी यूनिट में जहां पर डाटा, कोई प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कोई फाइल्स, डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं। कहने का मतलब हम यहां एज ए मेमोरी के तौर पर नहीं देख रहे, वो मेमोरी तो यहां दिखाई जाएगी आपको। एक बार थोड़ा सा रुकिए, एक डायग्राम दिखा के लेके आता हूं, और ये बड़ा काम का डायग्राम है। जो चीज आपने परमानेंट स्टोर करनी है वो आप इस साइड मत जाना, वो आप इस साइड आओ, वहां यहां आके स्टोर की जाएगी। वो जो चीज परमानेंट स्टोर करनी है, लंबे समय तक स्टोर करनी है, बाद में यूज के पर्पज से स्टोर करनी है और बहुत ज्यादा मात्रा में करनी है, वो ये वाला भाग है, वो ये वाला भाग है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आप दो प्रकार के देखते हो एक्सेस करने के मेथड, रीड राइट ऑपरेशन, सीक्वेंशियल और रैंडम। रैंडम में जब आओगे तो ये है मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें आपने सुना होगा हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल में सीडी और डीवीडी आ गया है ना, बहुत सारे इसके अलग अलग पार्ट आएंगे। फ्लैश में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आ गए। जो चीजें प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग से पहले जो चीजें आपने डाटा और इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस दौरान जो प्रयोग में लाई जाएगी उनको भी तो स्टोर रखना पड़ेगा। बार बार रैम से बुलाएंगे, बार बार रैम से खींचेंगे, टाइम लगेगा, एसएस टाइम ज्यादा हो जाएगा। एसएस टाइम होता है किसी चीज पे हम लेके और उस पर कोई टास्क कर दे, उसे एसएस टाइम कहते हैं। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मेमोरी है उनके एसएस टाइम लिखाऊंगा और वहां से डायरेक्ट एक पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो वो चीज तो रैम से मंगवाएंगे तो टाइम लगेगा, रानी है वो, लेकिन क्यों ना हम कंप्यूटर के अंदर ही पार्ट में स्टोर कर दे। तो इसमें हम पढ़ेंगे रैम, प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, ये तो बाहर वाले पार्ट हो गए। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी कोई लेना है, बहुत जल्दी कोई लेना है, तो वो कंप्यूटर के यहां इसमें शो नहीं किया जाएगा, वो शो किया जाएगा कंप्यूटर के दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू, उसी के एक पार्ट जिसे आप मेमोरी यूनिट, यानी कि सीपीयू का एक पार्ट है ना, उसी के अंदर हमने डाटा को स्टोर किया है। और वही चीज मैंने यहां आपको डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेमोरी यूनिट के अंदर, मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है, कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है। जैसे रैम और रोम को तो हम अपने मदरबोर्ड पे टच करके देख सकते हैं, जैसे रैम को आप बाकायदा नहीं देख सकते, ये रहा डी रैम मेमोरी स्लॉट, ये रहा, यहां पर आप लगा सकते हो मेमोरी को, ये तो हार्डवेयर का पार्ट हो गया, ये तो मदरबोर्ड पे साफ साफ यहां टच किया जा सकता है। लेकिन जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट है, वो सीपीयू का पार्ट, सीपीयू को तो आप टच कर सकते हो, लेकिन सीपीयू का एक पार्ट है वो उसको आप टच नहीं कर सकते। तो मेमोरी यूनिट एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है, टचेबल स्थान नहीं है, एक हार्डवेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां पर बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले डाटा, प्रोसेसिंग के दौरान बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले फाइल्स, प्रोग्राम्स, या फिर मान के चले कोई हल्का फुल्की कोई इमेजेस वगैरह है, तो डाटा, सूचना, निर्देश तथा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं। जब इन डाटा या निर्देशों को सिस्टम को आवश्यकता होती है तो ये तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी यूनिट में, मेमोरी में किसमें स्टोर किए जाते हैं? रजिस्टर। और जो डाटा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाए जाते हैं, वो अपनी ऑपरेशन कर रहा होता है, तो उस दौरान किसके अंदर, कौन से रजिस्टर के अंदर? एक्यूमुलेटर। कौन से रजिस्टर के अंदर? एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, ये बात मैं बता चुका आपको। तो मेमोरी में डाटा स्टोर करने हेतु अनेक स्थान होते हैं जिन्हें मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। वो डाटा कहां स्टोर किया जाता है? जो बार बार प्रयोग में लाए जाने वाला डाटा है वो मेमोरी यूनिट के मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाएगा। थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर मेमोरी प्रयुक्त होती है। शॉर्ट टाइम में डाटा, अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर मेमोरी प्रयुक्त होती है। मेमोरी को, वही डायग्राम वाली बात, मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्राथमिक एवं द्वितीय मेमोरी में बांटा गया है। जो हम यहां मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं वो कौन सी है? वो प्राथमिक मेमोरी का ही पार्ट है। मेमोरी यूनिट प्राथमिक मेमोरी का ही पार्ट है। मेमोरी यूनिट में कौन सा? रजिस्टर। मेमोरी यूनिट में अगर मैं लिखना चाहूं तो रजिस्टर आएंगे, है ना, रजिस्टर, वो मेमोरी यूनिट ही है रजिस्टर। तो वो किसका पार्ट है? वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में हल्का फुल्का अगर फर्क देखो तो ये है कि प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी डाटा स्टोर किया जाता है। तो अस्थायी डाटा कौन सा होता है?
या तो क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान हमें कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं, तो वो डाटा परमानेंट तो नहीं होता, तो वो अस्थायी डाटा होता है। तो अस्थायी डाटा प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने देखा कौन से है, रजिस्टर। तो रजिस्टर में एक ऐसा डाटा होता है सो टाइम, है ना, थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर किया जाता है, वो रजिस्टर के अंदर होता है। और कैसा डाटा होता है, ऐसा डाटा जो बार बार सिस्टम के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो तत्काल रूप से उपलब्ध करवा दिया जाए। क्लियर है? तो ये थे सीपीयू के 3 पार्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना, जो अपनी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और परफॉर्मिंग के दौरान अपने डाटा को रजिस्टर मेमोरी लोकेशन में, और रजिस्टर में कौन से, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट सारी चीज को कंट्रोल करता है, इस वजह से इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर और केंद्रीय नाड़िका तंत्र के नाम से जानते हैं। मेमोरी यूनिट में हमने देखा कि इसमें वो चीजें स्टोर की जाती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जिसके अंदर वो चीजें स्टोर किए जाते हैं जो सिस्टम के द्वारा तत्काल रूप से जरूरत पड़े तो वो तुरंत प्रोवाइड करवा दे। और इसी के अंदर आपके आते हैं रजिस्टर। कौन आते हैं जी, रजिस्टर। क्लियर है? अब देखते हैं जी सीपीयू के कार्य, सीपीयू के क्या क्या कार्य है। सीपीयू के जो मेन काम है वो डाटा को फेच करना, डाटा को मतलब ऐसे सोच लो, सीपीयू ने, जैसे मान के चलो हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इस कमरे के अंदर बहुत सारा कबाड़ भरा पड़ा है, जैसे इस कमरे के अंदर बहुत सारा कबाड़ है, तो एक बंदा आया, उस बंदे को कहा गया कि भाई तुम इसको सिस्टमेटिक तरीके से सेट कर दो। तो उसने देखा कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसको अलग कर लिया उसने। उसने देखा कि भाई यहाँ कुछ घरेलू आइटम है, उसको अलग कर लिया। कुछ ऐसे देखा कि स्टडी से रिलेटेड है, उसको अलग कर लिया। कुछ उसने देखा कि भाई ये चीजें ना कोई भी काम की नहीं हो, तो एज ए कबाड़ के तौर पर उसने अलग निकाल दिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वो उसने रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक ढंग से उसने अरेंजमेंट लगा दी। इसी को बोलते हैं डाटा को फैच करना। जो डाटा हमने इनपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर ने दिया है, डाटा और दिए गए इंस्ट्रक्शन, उसमें से कैलकुलेशन के दौरान कौन सी चीजें वहां प्रयोग होगी, उन्हीं चीजों को प्रयोग करना, फैचिंग करना। और जब हम करेंगे ना सीपीयू के, जब हम एक चैप्टर बनाएंगे लॉजिक गेट वाला, उसके अंदर देखोगे कि एक्चुअल में ये काम कोई रजिस्ट्री कर रहा होता है। तो सीपीयू का पहला काम क्या है, डाटा को फेच करना, मतलब जो अलग अलग मैनेजमेंट करके उसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर लेना। फिर उसको डिकोड करना, डिकोड मतलब एनालाइज करना, उस पर प्रोसेसिंग करना। फिर उसको एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूट करना मतलब यूजर को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दे देना। और फिर उसे राइट बैक का मतलब ये सोच लो, राइट बैक वापिस, राइट बैक मतलब आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दे दिया, लेकिन आपने चाहा कि उस डाटा को इन फ्यूचर यूज करें, तो आप उसे फिर किसके अंदर स्टोर कर लोगे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर तो अस्थायी तौर पर प्रोसेसिंग के दौरान वाला डाटा है, हम सेकेंडरी डिवाइस के अंदर उसे स्टोर कर लेंगे। कोई सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, है ना, फ्लॉपी डिस्क, कोई फ्लैश कार्ड, उसके अंदर उस डाटा को स्टोर कर लेंगे। तो ये सीपीयू के कार्य है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का कार्य नहीं है। ये तीन तीन ऑप्शन यहाँ से हो जाएंगे, कोई एक अलग ऑप्शन हो जाएगा। तो डाटा को फेच करना, डाटा को डिकोड करना, डाटा को एग्जीक्यूट करना और राइट बैक। एक डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। सबसे पहले है फेच, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो यूजर के द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन कौन देता है मेरे भाई, यूजर देता है। तो यूजर के द्वारा जो डाटा और इंस्ट्रक्शन दिए उसे क्या करना, फेच करना, सिस्टमेटिक ढंग से लगा देना। फिर डिकोड करना, इंस्ट्रक्शन के अनुसार डिकोड करना, एज ए प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, डिकोड करना। फिर एग्जीक्यूट करना, कमांड दे देना। मॉनिटर स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है, प्रिंटर पे हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। सॉफ्ट कॉपी वाली आउटपुट ऐसे होती है कि भाई अगर कोई चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। हार्ड कॉपी आउटपुट है, प्रिंटर ने कमांड देके प्रिंट निकाल दिया, अब क्या चेंज करेंगे, प्लॉटर पे हो गई, ठीक है। तो उसे एग्जीक्यूट करना। फिर है स्टोर, स्टोर करना इन द सेंस आउटपुट पे दे दिया, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, राइट बैक का मतलब यहाँ ये भी समझ सकते हो कि उसी यूजर को वापस दे देना, आउटपुट दे देना। और स्टोर करना चाहो तो सेकेंडरी मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन हो गए, फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर। स्टोर इन द सेंस आप यहाँ स्टोर है और यहाँ राइट बैक है। राइट बैक मतलब आउटपुट देना यूजर को ही, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आगे उठा के रखना हो तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेना। इसे परेशान मत होना, राइट बैक यहाँ लिख रखा है और यहाँ पर स्टोर, ये जानबूझ के मैंने दोनों लिखा है। कभी कभार राइट बैक भी आ जाता है और कभी कभार स्टोर करना। स्टोर मतलब इन द सेंस लॉन्ग टर्म के लिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेना। तो ये फंक्शन हो गए किसके, आपके प्राइमरी सीपीयू के। यहाँ एक बात लिख रखी है छोटी सी, दिखाई दे रहा है क्या आपको, पीडीएफ में दिखाई देगा। द प्रोसेस विल कैरी आउट दिस साइकिल, ये जो प्रोसेस है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, ये इतनी फास्ट प्रोसेस है कि द प्रोसेस विल कैरी आउट दिस साइकिल, इस साइकिल को ओवर एंड ओवर मिलियन ऑफ टाइम पर सेकेंड। इसी वजह से सीपीयू की स्पीड को, दो प्रकार की स्पीड पढ़ रहे हैं, एक तो हम पढ़ रहे हैं हर्ट्ज में, एक तो सीपीयू की स्पीड पढ़ रहे हैं हर्ट्ज में। 8% टाइम में हम गीगाहर्ट्ज में, और गीगाहर्ट्ज में भी कितना, 6 गीगाहर्ट्ज आज के टाइम में टॉप स्पीड है। दूसरी बात, सीपीयू ने जो एग्जीक्यूट किया है प्रोग्राम को,
वो है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ये भी मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, ये भी एक स्पीड मापने का तरीका है, लेकिन ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रखा है ना, ओवर एंड ओवर मिलियन ऑफ टाइम्स पर सेकंड। एक टाइम में इस साइकिल को क्या पता, एक सेकंड में इस साइकिल को क्या पता कितनी बार ये घुमा दे, 6 बिलियन के आजू बाजू घुमा देता है, 6 बिलियन पर सेकंड ये साइकिल घूमता रहता है, इतनी जल्दी वो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से सीपीयू, सीपीयू क्या, कंप्यूटर आज के समय में हर किसी कॉमन इंसान, कॉमन मैन की जरूरत बन गया है, क्योंकि इसकी फास्ट इतनी स्पीड है। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, ये आपके 4 फंक्शन रहते हैं। फिर बात करते हैं सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक। वो तो खास है, ये खास इस वजह से कि डायरेक्ट क्या पता ना पूछा जाए, डायरेक्ट क्या पता कोई चीज यहां से ना आए, लेकिन यहां पर जो ये अलग अलग अब जो डेफिनेशन निकल के आएगी, जैसे वर्ड लेंथ क्या है, ये डेफिनेशन एक निकल के आएगी, आखिरकार तुमको यहां समझ में आएगा कि वर्ड लेंथ चीज क्या है। जैसे क्लॉक स्पीड किस में मेजर करते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग में आपको मैंने बताया ग्राफिक यूजर प्रोसेसिंग, जिस प्रकार से सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक उसी प्रकार से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वो यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और फिर कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी वाला चैप्टर तो बहुत खास है वहां, लेकिन यहाँ पता लगेगा कि कैसे मेमोरी भी सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करती है। कैसे मेमोरी दब गई, इसका मतलब सीपीयू की स्पीड दब गई। कैसे मेमोरी फास्ट है, इसका मतलब सीपीयू भी फास्ट है। ये कुछ ऐसे लिंक है। तो इस वजह से ये डायरेक्ट तो क्या पता ना पूछ के आए कि कैसे कि सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ये क्या पता डायरेक्ट तो क्वेश्चन ना देखने को मिले, लेकिन ये बन जाता है कि वर्ड लेंथ आखिर क्या चीज क्या है, क्लॉक स्पीड क्या कॉन्सेप्ट है, क्लॉक स्पीड को किस में मापते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू क्या है, और कैसे मेमोरी किस प्रकार से रोल प्ले करती है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपके लिए खास हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है जी वर्ड लेंथ। क्या बताया फर्स्ट में, देखिए प्रोसेसर की शब्द लंबाई को रजिस्टर की चौड़ाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। कह रहे कि प्रोसेसर की शब्द लंबाई, पहले तो ये समझ लो कि वर्ड लेंथ, कैरेक्टर लेंथ एक ही बात है, वर्ड लेंथ और कैरेक्टर लेंथ। अब वर्ड लेंथ का मतलब ऐसे समझो, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना, इस बात को सुनना ही है जस्ट, और सुनने मात्र से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कोई बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे आसान और सबसे बड़ा शब्द इस दुनिया का पता है क्या है, मम्मा, माँ। माँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा शब्द है जिसकी महिमा अपरंपार है, माँ। तो उस माँ में आपने मैं, मम्मा, माँ ऐसे स्टार्ट करता है, एक सिंगल शब्द हो गया। फिर थोड़ा सा पापा, नाना, दादा, चाचा, दो दो अक्षर, समझ गए। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो अक्षरों को जोड़ के स्टार्ट करता है, कलम, कलम, समझ गया। फिर 3 से 4 पे आता है राज मंदिर, 4 से 5 पे आता है राज मंदिर, ऐसे बढ़ता चलता है। फिर एक टाइम आता है सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही चीज समझनी है आपको कि यहाँ प्रोसेसर की शब्द लंबाई रजिस्टर की चौड़ाई के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे ऐसे समझो कि कोई एक रजिस्टर है, जैसे कोई एक रजिस्टर का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, यहाँ भी एक रजिस्टर का एग्जांपल लिया, और बस इस चीज को तुमने समझ लिया ना, तो आगे चलकर बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड होगी और वहां पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक रजिस्टर है जिसमें सिग्नल कुछ ऐसे है, 0 1 0 1 1 0, ये कैसे भी हो सकते हैं। अपने जब अपने सिलेबस के दौरान आगे बढ़ोगे तो ये 0 1 0 1 के तौर पे ही आप डाटा देखोगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कौन सी से, डीसी से, और डीसी में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, 0 या 1। 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज, 0 और 1 के तौर पर चलेगा। यहाँ आपको 4 बिट नजर, इनको बिट बोलते हैं, ये बिट है, ये भी बिट है, ये भी बिट है, इनको बिट्स बोलते हैं। यहाँ आपको 4 बिट नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने यूज किया कि ये 4 बिट प्रोसेसर है, ये 4 बिट का एक रजिस्टर है, कुछ भी बोल लीजिए, ये 4 बिट का एक रजिस्टर बना, ठीक है, ये 4 बिट का एक रजिस्टर बना, 4 बिट का एक रजिस्टर बना, ठीक है, 4 बिट का एक रजिस्टर बना। अब यहाँ आ जाइए, जैसे मैंने बोला 1 1 0 1 0 1 1 0, कैसे भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये कैसे भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने रेंडमली लिख लिए, कोई इसके पीछे दिमाग नहीं लगाया। अब इसके लिए काउंट करके देखो कितने बिट है, टोटल 8 बिट है, तो इसे बोलेंगे 8 बिट रजिस्टर। इसे क्या बोलेंगे, 8 बिट रजिस्टर बोलेंगे, 8 बिट का ही एक रजिस्टर। इसी से अपना प्रोसेसर बनता है, 4 बिट प्रोसेसर, 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट प्रोसेसर, 8% में 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर, 128 बिट प्रोसेसर, यही कॉन्सेप्ट यहां से आगे बढ़ेगा। अब सुनो,
ये जो छोटा बच्चा था, जब कभी स्कूल जब उसने बोलना ही स्टार्ट किया था, तो क्या वो 4 अक्षरों के शब्द को पढ़ पाता क्या? उसने तो जस्ट स्टार्ट किया मम्मा, माँ, ऐसे, समझ गए? जब स्कूल जाना स्टार्ट किया तो क्या उसने डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिए बड़े-बड़े अक्षर पढ़ने? छोटे अक्षर पढ़े। अब, कब, कल, चल, पल, लव, ये अक्षर पढ़े उसने। थोड़ा बड़ा हुआ तब 4 अक्षरों पे आया 4 बिट प्रोसेसर। अब यही बात आपको समझनी है यहाँ पर। प्रोसेसर की शब्द लंबाई को रजिस्टर की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। इसी को वर्ड लेंथ और कैरेक्टर लेंथ बोला जाता है। प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस किए जाने वाले शब्दों की संख्या शब्दप्रास कहलाता है। इसे बोलते हैं शब्दप्रास। इसे क्या बोलते हैं? शब्दप्रास। 4 बिट प्रोसेसर में 4 शब्दप्रास है। 8 बिट प्रोसेसर में 8 शब्दप्रास है। समझ गए होंगे? 16 बिट में फिर से 16 होंगे। 32 बिट में 32 बिट कॉम्बिनेशन होंगे 0 और 1 के। 64 बिट में कॉम्बिनेशन होंगे 0 और 1 के कितने? 64। समझ गए? ठीक है। शब्द परास अधिक होने पर सीपीयू की स्पीड कम हो जाती है। अब बच्चा है छोटा, जस्ट स्कूल जाना स्टार्ट किया है और आप कह रहे हो कि भाई ये फराटेदार हिंदी पढ़ जाए, फराटेदार इंग्लिश के शब्द पढ़ जाए, तो पॉसिबल तो नहीं है। उसने तो अभी अल्फाबेट सीखे हैं, उसने तो अभी स्वर और व्यंजन सीखे हैं, तो वो अक्षर को धीरे धीरे ही स्टार्ट करेगा। यानी कि औकात से ज्यादा दे देना, औकात से ज्यादा शब्द परास दे देना, औकात से ज्यादा आपके रजिस्टर की चौड़ाई दे देना, इसका मतलब आपकी स्पीड को डाउन करेगा। अब चाहूंगा तो मैं इसको बहुत लंबा खींच के यहाँ आपको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान फैल सकता हूँ, लेकिन चीजें मिक्स हो जाएगी। बस इतना से समझिए, इतना से समझिए। हालांकि इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे चलकर तुमको सिखाऊंगा। फिलहाल तुमको इतना सा ध्यान देना है कि भाई अगर छोटा कोई बच्चा है, उसकी औकात अगर मान के चलो 4-4 अक्षरों को जोड़ के पढ़ तो लेता है मुश्किल से, और आप चाह रहे हो कि वो फराटेदार आपकी हिंदी पढ़ जाए, तो वो 8 बिट के डाटा को नहीं उठा सकता। अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। बस यही चीज तुमको समझनी है। 0 और 1 के तौर पर होते हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ एक चीज और समझते हुए चलिए। ये प्रोसेसिंग स्पीड को बनाते हैं। अब देखो ऐसे समझो कि अगर आपके पास 16 बिट प्रोसेसर है, आपका प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर मतलब सीपीयू, वो है 16 बिट प्रोसेसर है, यानी कि एक टाइम में 16 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या है? एक टाइम में 16 अंकों की गणनाएं पलक झपकते ही कर लेता है। ऐसे समझ लो तुम। जैसे मान के चलो तुम किसी से हिंदी पढ़ा रहे हो और उसकी स्पीड अच्छी है, तो वो एक साथ में पढ़ लेता है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, ये तो मैंने बोलने और आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। बहुत फास्ट होता है, हम सुन भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, ये तो रिजल्ट दे देता है। लेकिन हमने समझाने के तौर पर बोला कि एक पढ़ लेता है, जैसे मणिकर्णिका, तो 5-6 अक्षरों को पढ़ लिया। इसका मतलब वो बंदा जो पढ़ रहा है, वो उसमें महारत हासिल कर चुका है। तो 16 बिट प्रोसेसर होगा, तो उससे जो छोटे जितने भी डाटा आएंगे, 8 बिट का, 10 बिट का, 9 बिट का, ये खाली रह जाता है शब्द। ये जो प्रास शब्द प्रास है ना, ये खाली रह जाएगा। मान लो 16 बिट प्रोसेसर है तुम्हारे पास और डाटा आया सिर्फ 6 बिट का, तो क्या दिक्कत होगी? कोई नुकसान नहीं है, ये तो और फास्ट काम करेगा। औकात से छोटा काम आ रहा है, ये तो जल्दी करेगा। समझ गए? तो अब कंपैरेटिवली देखें, 8 बिट प्रोसेसर और 16 बिट प्रोसेसर में तकड़ा कौन होगा? 16 बिट। 16 बिट प्रोसेसर और 32 बिट प्रोसेसर में तकड़ा कौन होगा? 32 बिट। 32 बिट में और 64 बिट में तकड़ा कौन होगा? 64 बिट। लेकिन अगर कोई 64 बिट प्रोसेसर है और तुमने उसको एक साथ 85 डाटा को गणनाएं करने के लिए दे दिया, तो उसकी स्पीड डाउन आ जाए। समझ गए? यानी कि तुम अगर 4 बिट प्रोसेसर हो, तो 4 बिट और 4 बिट से छोटा डाटा मिलो तो तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी, तुम्हारी प्रास शब्द प्रास है वो कम है। अगर तुम 8 बिट के हो तो 8 बिट से कम या उसके बराबर है तो तुम्हारी स्पीड फास्ट होगी। लेकिन 8 बिट से अगर तुम पे लो, कहने का मतलब है कोई व्यक्ति 40 किलो वजन उठा सकता है। जैसे मैं कह देता हूं भाई मैं तो 60 किलो वजन उठा सकता हूं, उठा के यहां खड़ा रहूंगा 1 मिनट तक, मेरे कंधों पे लाद दो, और मेरे पे 1.5 कुंटल लाद दिया, तो भाई टांगे तो कपकपा के मैं तो गिर जाऊंगा, स्पीड तो कम होगी, मेरी एक्यूरेसी डाउन आएगी। बस यही बात तुमको समझानी थी शब्द प्रास की। तो सीपीयू की गति को कौन प्रभावित करता है मेरे भाई? सीपीयू की गति को प्रभावित करता है कौन? आपके शब्द प्रास। कौन प्रभावित करता है? शब्द प्रास। और शब्द प्रास का मतलब, शब्द प्रास बोलिए, करेक्ट वर्ड लेंथ बोलिए या करेक्टर लेंथ बोलिए, जिसे आप कुछ रजिस्टर की चौड़ाई से व्यक्त कर सकते हो। रजिस्टर की चौड़ाई जिसके लिए हम शब्द प्रास यूज करते हैं शब्द। और जब ज्यादा शब्द प्रास होगा, ज्यादा चौड़ाई होगी, तो आपकी स्पीड डाउन आएगी, और वो डाउन ऐसे समझनी है कि औकात से ज्यादा काम दे देना। फिर है क्लॉक स्पीड। घड़ी गति की दर, घड़ी गति वह दर है जिस पर कंप्यूटर प्रोसेसर प्रति सेकंड निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दे। क्योंकि कंप्यूटर का काम क्या है? इस साइकिल को घुमाना, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, इतने फास्ट करना।
तो ये कह रहा है कि ये जो क्लॉक स्पीड अगर आपकी कम हो गई, ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन घूमने कम हो गए, इसका मतलब सीपीयू स्लो आ गया। इसका मतलब सीपीयू स्लो आ गया। जैसे आज के टाइम में तुम्हारा, आज तुमको एक मोटिवेशन मिली, बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिली, और तुम कह रहे हो कि भैया आज तो दब के पढ़ेंगे। 1 घंटे में तुमने 10 पेज पढ़े और अच्छे से पढ़े और समझ में भी आ गए। धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन हुआ। दूसरों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन थोड़े समय तक ही चलता है। खुद की घर की परिस्थिति देखे जो मोटिवेशन मिलता है, खुद के माँ बाप, खुद के सपने, माँ बाप के सपनों को देखे जो मोटिवेशन मिलता है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, और वो कभी डाउन नहीं होता। तो फिर दूसरे तीसरे दिन अब तुम 8 पेज, और बीच में एक ऐसा दिन आया कि तुमने 1 पेज ही नहीं पढ़ा, बीच में कोई नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप से तुम इंस्टा पे चले गए, इंस्टा पे तुमने लाके रील स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब तुम्हारी स्पीड डाउन आ गई। घड़ी गति वह दर है जिस पर कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रति सेकंड निर्देशों को एग्जीक्यूट या चक्कर पूरे करता है। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल, कितने चक्रों को पूरा कर देते हैं। इसे आमतौर पर गीगा हर्ट्स में मापा जाता है, और प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 6 गीगाहर्ट्ज। 6 गीगाहर्ट्ज, जहां का मतलब है, जहां का मतलब है जिसका मतलब है, जहां का मतलब जिसका मतलब है कि प्रोसेसर प्रति सेकंड में अरब चक्कर पूरे कर लेते हैं। 6 मिलियन, अरब, मिलियन बोला जाता है नहीं, क्योंकि 10 की पावर 9 गणनाएं, गीगाहर्ट्ज मतलब 10 की पावर, किलो मेगा गीगा, गीगा मतलब 10 की पावर 9, यानी कि 9 अरब। अरब था या खरब था वो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, गणनाएं कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 6 गीगाहर्ट्ज, 10 की पावर 9, 3 3 6 और 3 9, ये टॉप स्पीड है आज के टाइम में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 6 अरब गणनाएं प्रति सेकंड। तो ये डाउन आ गई, इसका मतलब आपकी स्पीड डाउन आ गई। एक चक्कर तकनीकी रूप से एक आंतरिक पल्स होता है। पल्स कैसे चलेगा, अब यहां पर हम साइनोस, एसी सर्कल तो एसी वेव से तो चलता नहीं, अपना कंप्यूटर किससे चलता है, डीसी से। अगर एसी होता तो ऐसे साइनोसोडल वेव चलती, ऐसी होती तो ऐसे साइनोसोडल वेव चलती, साइन वेव जिसे जया तरंग बोलते हैं वो चलती। लेकिन अपना कंप्यूटर तो भाई डीसी पे ऑपरेट करता है। तो पल्स कैसे बनेंगे, जैसे पल्स कैसे बनेंगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम लिया है, 0 0 और फिर ये 1 है। ठीक है, ये एक डायग्राम लिया है, ये 0 यहाँ, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। एक सर्कल पूरा हो जाए, एक सर्कल पूरा हो जाए। जैसे मान के चलो तुमने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, सर्कल मतलब तुम ये देखो, जितना तुम ऊपर हो उतना ही नीचे कंप्लीट हो जाए। अब देखो इसको जोड़ के देख लो, तुम्हारा सर्कल पूरा हो जाएगा। ये है एक सर्कल पूरा होना। सर्कल पूरा कैसे होगा, सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री पूरा हो जाना। जैसे साइनोसॉइडल वेव 360, ये एक सर्कल पूरा हुआ। क्यों, क्योंकि 360 पूरा होना, ये 90, ये 180, फिर ये 270 और ये 360। अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं तो ये सर्कल पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस डायग्राम को उठा के, ये वाला जो डायग्राम है जिसको डॉटेड कर रहा हूं, इस वाले डायग्राम को उठा के तुम इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे लगाएंगे तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, और देखिए ना, हो गया ना पूरा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा डब्बा। और जैसे ही डब्बा कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 360, यानी कि एक साइकिल पूरा होना, जितना ऊपर उतना ही नीचे पूरा हो जाना एक पल्स कहलाता है। लेकिन ये कोई पेपर में थोड़ी ना पूछा जाएगा, ये तो जस्ट तुमको समझाया जा रहा है। साइनोसोडल वेव में कुछ ऐसे पूरा होता है, और यहाँ पर डीसी है, डीसी के अंदर 0 और 1 के तौर पर पूरा हुआ। एक चक्कर तकनीकी रूप से एक आंतरिक पल्स, पल्स समझ गए, लेकिन इसके द्वारा सीपीयू की गति को समझने में मदद मिलती है, और इसका कोई मैटर नहीं है, सीपीयू की गति को समझने में मदद मिलती है। जैसे और समझाता हूं तुमको, देखो थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, तुम बता दोगे खुद से कि किसकी स्पीड अच्छी है और किसकी स्पीड डाउन है, तुम खुद से ही बता दोगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, बताओ किसकी स्पीड है। आपने कहा कि यहां तक 2 सेकंड है, वो 2 सेकंड तो बहुत है, 2 माइक्रो सेकंड ले लेते हैं, 2 माइक्रो सेकंड, यहां तक भी 2 माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड है। इसने 2 माइक्रो सेकंड में, देखिए 1 0 1 और 1 फिर 0, जबकि इसने माइक्रो सेकंड में, इसने 2 माइक्रो सेकंड में 1 और यहां 0। बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है। इसने कितने पल्स पूरे कर दिए, इसने देखा जाए एक पल्स पूरा हो गया, ठीक है, 2 पल्स पूरे हो गए, 2.5 पल्स पूरे कर दिए, जबकि इसने सिर्फ एक ही पल्स पूरा किया है। किसकी स्पीड ज्यादा है, इस सीपीयू की स्पीड ज्यादा है। यानी कि जितने ज्यादा पल्स, है ना,
फास्ट फास्ट कहने का मतलब है तुम बता सकते हो भाई किसने ज्यादा मेहनत की है, तुम यहां से देख के बताना किसने ज्यादा मेहनत की है। बताना जरा एसी में किसने ज्यादा मेहनत की है। बताओ एसी में किसने ज्यादा मेहनत की है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप कहोगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, कितने ज्यादा है यहाँ कम है। एसी में समझना आसान है तो डीसी में भी तो आसान है ना। ये वर्ड लेंथ खुली खुली हो जाए मतलब स्पीड कम है, स्पीड कम है, और ये फास्ट फास्ट आ जाए, ये फास्ट फास्ट हो जाए, इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। क्लियर है भाई। तो यही बात बोलिए कि क्लॉक स्पीड है ना, सीपीयू की गति को समझने में हेल्प करती है। क्लॉक स्पीड, अगर क्लॉक स्पीड आपकी स्लो है इसका मतलब आपका सीपीयू स्लो है, क्लॉक स्पीड फास्ट है इसका मतलब सीपीयू आपका फास्ट है। समांतर आपका प्रसंस्करण, पैरेलल प्रोसेसिंग को देख लेते हैं और इसी से निकल के आएगा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। समांतर प्रसंस्करण, एक समांतर प्रसंस्करण का मतलब क्या है। जैसे तुमको मैं एक रजिस्टर पढ़ाऊंगा, जैसे तुम एक एग्जांपल देखो, टिकट लेनी है रेलवे स्टेशन पे, तो वहां होता है वन बाय वन, क्यू के सेंस में चलते हैं, जो बंदा एंटर करेगा उसके पीछे लाइन में लगते रहेंगे, उसको टिकट मिल गई वो लाइन से निकल जाएगा। ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या ऐसा नहीं होता, ये वन बाय, ये सीरियल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत सारे टिकट काउंटर हो और बहुत सारे बंदे, पांच बंदे एक साथ, तो पांच लाइनें बनेगी, पांच बंदों ने एक साथ टिकट लेके निकल गए। जबकि सीरियल सीरियल इन सीरियल आउट में एक ही बंदा एंटर किया, उसने टिकट ली, वो निकल गया, फिर एक दूसरा, जबकि वहां एक साथ पांच में। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोसेसर को डिवाइड कर देते हैं। हम सीपीयू ज्यादा तो नहीं लगा सकते क्योंकि अपने पास सीपीयू सॉकेट एक है। हाँ, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके तो हो सकता है मदरबोर्ड पे सीपीयू को लगाने की भी स्थान भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमने देखा अपने मदरबोर्ड पे तो सीपीयू सॉकेट एक ही है, हम तो एक ही सीपीयू लगा सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इस सीपीयू को ही क्यों ना, इस सीपीयू को ही हम डिवाइड कर लेते हैं। ये लो, इसको बोलते हैं, जैसे दो ही पार्ट में डिवाइड, इसको बोलते हैं, एक तो सिंगल कोर, ये क्वाड कोर प्रोसेसर, डुअल कोर, सॉरी डुअल कोर, दो प्रोसेसर, डुअल मतलब दो, और क्वाड बनाऊंगा तो ऐसे चार में डिवाइड कर दूंगा, ओक्टा बनाऊंगा तो चार के बदलाए अब कितने में डिवाइड कर दूंगा, आठ में डिवाइड कर दूंगा। कितने में डिवाइड कर दूंगा, दो, दो चार और दो छह और दो आठ, आठ में डिवाइड कर दूंगा, ये बन गया ओक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये हम क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम चाहते हैं कि जो आपने टास्क दिया है कंप्यूटर को, कोई मुश्किल काम दे दिया, उस मुश्किल काम को अगर क्यों ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए। जैसे कोई एक बहुत बड़ा घर में काम आ गया, एक ही बंदा उस पर उलझा पड़ा है, एक काम करते हैं, उस काम के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, मैं ये काम कर लेता हूँ, तो काम भी जल्दी निपटेगा, प्लस में ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। तो समांतर प्रसंस्करण एक संग्रम कार्य, संग्रम मतलब कठिन कार्य के अलग अलग हिस्सों को संभालने के लिए दो या दो से अधिक प्रोसेसर चलाने की विधि है। दो या दो से अधिक प्रोसेसर चलाने की विधि है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगाए जाएंगे, नहीं, उस प्रोसेसर के ही भागों को डिवाइड किया जाएगा। इसमें एक जटिल कार्य या गणना को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके कई प्रोसेसर या कंप्यूटर द्वारा एक ही समय में, है ना, निष्पादित किया जाता है। यह डाटा प्रोसेसिंग की गति, दक्षता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, एक काम यहां यह भी हो सकता है कि हम अलग अलग कंप्यूटर को, एक वर्क स्टेशन है, एक, जैसे हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे ना, तो हम देखेंगे एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। सर्वर एक है, उसने कोई काम लिया, जैसे मान के चलो मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, मेरे को कोई काम आया, मेरे को कोई एक लिस्ट आ गई, इतनी प्रोडक्शन करनी है, मैंने अलग अलग यूनिटों को बोल दिया, तू इतनी बना, तू इतनी बना, तू इतनी बना, तू ज्यादा एक्सपर्ट है, तू इतनी बना, तो ये डिवाइड कर दिया। तो हो सकता है कि भाई बहुत सारे कंप्यूटर भी जुड़े हो, बहुत सारे कंप्यूटर को अलग अलग काम दे दिया, और हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर है, एक ही सीपीयू है, और उस सीपीयू के पार्ट हमने कर दिए, जिसको मतलब कोर को डिवाइड करना होता है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो उसमें एक जटिल कार्य या गणना के लिए छोटे छोटे हिस्सों को विभाजित करके प्रोसेसर या कंप्यूटर, प्रोसेसर को डिवाइड करना या कंप्यूटर द्वारा एक ही समय में निष्पादित किया जाता है। यह डेटा प्रोसेसिंग की गति, दक्षता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जैसे एक ही बंदा टिकट ले रहा है तो बहुत ज्यादा उस लाइन को खत्म होने में समय लगेगा, बहुत सारे टिकट काउंटर है तो पांच सात आठ बंदे एक साथ टिकट लेके निकलेंगे। ठीक है। अब आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और कैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। प्रसंस्करण पद्धति के अनुसार सीपीयू सीरियल प्रोसेसिंग एक समय में एक काम में बेहतर है। हम मजबूरन इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम मजबूरन, हमारे लिए, जैसे मान के चलो, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तो तुमको पढ़ते टाइम क्यों बोला जाता है कि क्लास जब अटेंड करो तो सिर्फ ध्यान क्लास में ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं है तो इंसान का दिमाग ही ना। तो ऐसे तो है नहीं कि हम जो जैसे थ्री इडियट मूवी में वो जो दोनों हाथों से लिख रहा था वायरस, है ना, वैसे तो हम कर नहीं सकते।
इतने तो एक्सपर्ट नहीं, और हो सकता है कोई ऐसा तुम में से हो तो जिस पे कोई विशेष आशीर्वाद हो। लेकिन कहता है कि एक समय में एक ही काम करो, चाहे खाना खा रहे हो तो बहुत सारे लोग खाना खाते टाइम टीवी देखता है, मैं भी देखता हूँ, मैच वगैरह आ रहे होते हो, लेकिन खाना खा रहे हो तो खाना ही खाते रहिए, खाने पे फोकस हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रसंस्करण पद्धति के अनुसार सीपीयू, हमारा जो सामान्य सीपीयू है, सीरियल प्रोसेसिंग में बेहतर होता है, एक समय में एक ही काम में बेहतर होता है। जीपीयू, इसको बनाया ही कुछ ऐसे है, ये देखो ये डिवाइड कर रखा है, ये पता है कौन सा है? ये अगर सिर्फ एक ही होता, कंप्लीट अगर एक होता, ऐसे मान के चलो बीच वाली लाइन ना होती, कंप्लीट एक होता, तो ये सिंगल कोर प्रोसेसर है। अच्छा, बीच में से अगर एक लाइन खींच देता तो ये होता क्या? डुअल कोर प्रोसेसर। अब यहां क्या किया इन्होंने? बीच में से दो लाइन कर दी, यानी कि अब इसने बना दिया इसे क्या क्या डुअल के बाद क्या आएगा? चार वाला, जिसे बोलते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर। फिर ओक्टल आ जाता है, ओक्टल में 8 होता है, जैसे यहां लिख रखा है 4 या 8 कोर्स, कोर्स मतलब इस सीपीयू के पार्ट कर देना, ठीक है। तो बोलता है कि जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, समांतर प्रसंस्करण, इसको बनाया कुछ ऐसे ही है कि ये एक समय में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। समांतर प्रसंस्करण, एक साथ कई काम, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग में माहिर है, पैरेलल प्रोसेसिंग में माहिर है। एग्जांपल के, अच्छा ये कैसे सीपीयू की गति को प्रभावित करता है? अपना सीपीयू कुछ ऐसा ही डिजाइन है कि वो एक समय में एक ही काम कर सकता है, और हमने बहुत सारे काम दे दिए तो स्पीड डाउन आएगी। समझ गए मेरी बात को? और इसी वजह से स्पीड जब डाउन आती है तो हम रिफ्रेश की तरफ जाते हैं। रिफ्रेश करना कभी कभार अपने लिए लॉजिकल भी होता है, कभी कभार इनलॉजिकल भी होता है, वो आगे चल के तुमको पता लगेगा। ठीक है, तो जब स्पीड डाउन आती है उसके पीछे ये है कि हमने मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा सीपीयू डिजाइन ही कुछ ऐसे है कि वो एक साथ में एक ही टास्क को कर सकता है, यानी कि हमारा सीरियल प्रोसेसिंग के ऊपर है। जबकि ग्राफिक वाला, जो वीडियो गेम खेलते हैं, जो मतलब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू का यूज करते हैं, और वो पैरेलल प्रोसेसिंग में माहिर होता है। तो सीक्वेंशियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग के एग्जांपल से समझते हैं। कोई प्रोग्राम, तो अपना जो सीपीयू है टास्क वन को कंप्लीट करेगा, रिजल्ट देगा, फिर दूसरा प्रोग्राम दिया, दूसरे टास्क को करेगा और रिजल्ट दे देगा। ये है सीक्वेंस रन, एक समय में एक काम को करवाया, इससे स्पीड आपकी प्रभावित नहीं होगी। हाँ, ये दे दिया, वो पीछे पेंडिंग में चल रहा है, फिर एक और दे दिया, ऐसे ऐसे करके टास्क मिनिमम। आप कहोगे सर हमने तो नहीं देखा स्पीड प्रभावित होती है। वो माइक्रो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9, इतने समय में प्रभावित हो रही होती है। हमें तो एक सेकंड का अंदाजा लगता है, भी एक सेकंड का भी पता नहीं लगता। हम तो वो जो चक्रिया घूमता है ना, तब वो चक्कर घूमता है ना, क्या जब बफरिंग हो रही है, हम तो वो जब आता है तब लगता है कि स्पीड कम हो गई। एक्चुअल में स्पीड को साइंटिफिकली देखा जाए तो नैनो माइक्रो सेकंड कंप्यूटर है भाई ये, है ना। सुपर कंप्यूटर में तो माइक्रो से भी नीचे चले जाते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, पिको मतलब 10 की पावर माइनस 12, इतनी छोटी टाइम को भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक समय में एक टास्क किया, रिजल्ट दे दिया, तो ये स्पीड प्रभावित नहीं होगी। पैरेलल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें क्या करेंगे, अपने सीपीयू को पार्ट कर दिए, डिवाइड कर दिया। जैसे आप यहाँ देखो देखो मिलियंस ऑफ कोर्स, आप मिलियन तो ज्यादा बोल दिया मैंने, यहाँ पर आपको हजार भी ज्यादा हो जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बिंदु डॉट नजर आ रहे हैं, मतलब इतने पार्ट टास्क अलग अलग हमने सीपीयू के पार्ट कर दिए। तो सीपीयू टास्क वन पार्ट कर दिए, सीपीयू के टास्क वन दे दिया, टास्क टू दे दिया, टास्क इन सब ने, इसने मान लो 10% काम किया, ये थोड़ा सा हल्का ही था, इसने 70% काम किया, इसने 20%, 10 70 80 और 20 100 काम हो गया, पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग है। तो इसी वजह से सीपीयू और जीपीयू के अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं, और ये बहुत ही खास है, लेटेस्ट है, पेपर में पूछ लिया जा सकता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों आया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट? क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग के तहत काम करता है। इसमें एक ही प्रोसेसर के सीपीयू, एक ही प्रोसेसर को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेनली हम क्वाड कोर, क्वाड मतलब डुअल कोर, सिंगल कोर जो हम मेनली हम यूज करते हैं, फिर क्वाड कोर, फिर ओक्टा, डुअल, डुअल कोर मतलब दो, फिर क्वाड मतलब चार, क्वार्टर बोलते हैं जिसे, क्वाड कोर चार, फिर है ओक्टल, ओक्टल मतलब 8 में आ जाते हैं, तो 4 या 8 कोर्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कोर्स बना दिए मैंने। ठीक है, लो लेटेंसी है, इसकी हाईलाइट थ्रू आउट है, मतलब आउटपुट आने में इसमें कम, मतलब लेटेंसी मतलब ये समझ लो कि भाई फास्ट प्रोसेस, मतलब रिजल्ट देने में ये थोड़ा सा लो है, इसकी हाई है। ठीक है, गुड फॉर सीरियल प्रोसेसिंग, एक समय में एक टास्क को बखूबी परफॉर्म करता है अपने वाला। ये गुड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, एक समय में बहुत सारे कामों में उतनी स्पीड देगा जितना हमारा एक काम को करने में देता है। क्योंकि ये परेशान मत हो ना कि सारा कुछ इंग्लिश में लिख पड़, क्या कोई ऐसी कोई चीज है जो तुमको समझ में, अनपढ़ थोड़ी ना हो तुम। क्योंकि प्रोसेस टास्क दैट रिक्वायर
इंटरेक्टिव, क्विकली प्रोसेस करता है, ब्रेक जॉब तोड़ देता है उसको, काम को पार्ट में डिवाइड कर ले, इनटू स्प्रेड टास्क, अलग अलग काम बना लेता है अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार, टू प्रोसेस स्टिमुलेसली, मतलब उन सब पे फिर अच्छे से परफॉर्म करता है। फिर कहता है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आर रिटन फॉर सीपीयू सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, जो परंपरा चलती हुई आ रही है, वो सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। फिर कह रहा है रिक्वायर एडिशनल सॉफ्टवेयर, इसके लिए एक्स्ट्रा से सॉफ्टवेयर बिल्ड करने पड़ते हैं, लेके आने पड़ते हैं। जीपीयू जो लगा रहे हैं उसके लिए, वो ज्यादातर वो लोग लगाते हैं जिसको डिजाइनिंग करनी है, जिसको गेमिंग वगैरह में अपनी स्पीड को बढ़ाना है, वो लोग लेके आते हैं। तो उसके लिए अलग से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उन्हीं प्रोग्रामों को मिलाकर फिर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो अलग से रिक्वायर एडिशनल सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट सीपीयू फंक्शंस टू जीपीयू फंक्शंस फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन, अलग से कुछ आपको बनाने पड़ेंगे। तो क्या हमारे सीपीयू को हम जीपीयू बना सकते हैं ना, ये बोलिए ना सर, रिक्वायर्ड एडिशनल सॉफ्टवेयर, अलग से कुछ सॉफ्टवेयर उसमें लेके आने पड़ेंगे। क्लियर है भाई? तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग भी अपनी सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करते हैं। एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो समझ पा रहे हैं ना, सीपीयू को गति को प्रभावित करने वाले कार्ड, वर्ड लेंथ प्रभावित करती है, औकात से ज्यादा टास्क दे देना, क्लॉक स्पीड भी प्रभावित करती है, जो आपने 4 फंक्शन देखे थे वो अगर स्लो हो जाएगी, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है, तो सीपीयू की स्पीड स्लो होगी। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक समय में एक काम को बखूबी करने दीजिए, अगर आपका सीपीयू है, जीपीयू है तो एक समय में कितने भी दे दीजिए। अब लास्ट देखते हैं जी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी कैसे अपने सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करती है। हालांकि यहाँ सिर्फ आपको हल्का फुल्का पढ़ना है, डिटेल से कैशे मेमोरी को उसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कैशे मेमोरी, अच्छा तुमको मैंने एक डायग्राम दिखाया था, तुमको मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया था, ज्यादातर मैं प्रिंटेड फॉर्म में लेके आता हूँ, ये डायग्राम मैंने तुमको बना के दिखाया। हमने देखा कि जो डाटा बार बार प्रयोग में लाया जाता है वही मेमोरी यूनिट में अस्थायी तौर पर स्टोर कर लिया जाता है रजिस्टर में, और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन जब कर रहे होते हैं तो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अच्छा ये जैसे इस बात को थोड़ा सा और उस जो घरेलू मैंने एग्जांपल लिया था उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखो। एक तो बाहर की शॉप से लेके आना, ठीक है, हम यहाँ मसाले का एग्जांपल लेंगे, तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बाहर की शॉप से ना लेके तुमने घर के अंदर ही स्टोर में कर लिया। अब स्टोर से और किचन वाले एग्जांपल में आ जाओ। तुमको चाय चीनी हम जितनी हमें डालनी होती है, क्या उतनी ही स्टोर से लेके आते हैं? उतनी तो नहीं लेके आते। अब देखो हमारे किचन में आपने देखा एक मसाला दानी होती है, क्या नाम है उसका प्रॉपर, लेडीज जो यूज करती है। अब जैसे मान के चलो आज तुम जो सब्जी बन रही हो उसमें 1 चम्मच तुमने डालना है नमक, 1 चम्मच तुमने मिर्ची डालनी है, धनिया पाउडर जो भी तुमको डालना है, तो क्या उतनी ही चीज हम स्टोर से लेके आते हैं? नहीं, हम वो चीजें अपने उस मसाला दान में स्टोर कर लेते हैं। यानी कि शॉप से बाहर से लेके आना स्लो प्रोसेस, रोम से मंगाना, और भी स्लो होगी, मार्केट से लेके आएंगे, हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, वो मार्केट से लेके आना है। ये गांव की किसी पड़ोस वाली शॉप से लेके आना, ये स्टोर से लेके आना। अब कह रहे हैं कि स्टोर से लेके आने में भी टाइम लग रहा है, स्टोर से किचन से स्टोर में निकल के जाएंगे तो क्या पता गेस्ट भी तुमको देख ले कि यार किचन का सामान खत्म हो गया इनका, सांभर गया इनका, लेके आ रहे हैं। तो क्या करते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। किचन में स्लैब के ऊपर आपने कुछ डब्बे देखे होंगे जिनमें कुछ चीनी, नमक, हल्दी पाउडर वगैरह ऐसे रखा होता है, तो वो चीज क्या है उस स्पीड को और फास्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस सीपीयू के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कैशे मेमोरी का। कैसे, किस चीज का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं? कैशे मेमोरी का। इस मेमोरी यूनिट में ही इसके पार्ट कर दिए जाते हैं कैशे मेमोरी का। अच्छा, कैशे मेमोरी में 3 प्रकार की कैशे होती है, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे और लेवल 3 कैशे। फिर मैं तुमको अभी बताने लग जाऊंगा तो परेशान हो जाओगे तुम ध्यान रखना, बस एक कैशे मेमोरी होती है, 2 कैशे तो इसके अंदर होती है और एक कैशे इस रैम और सीपीयू के बीच में होती है। उसकी स्पीड रैम से तो ज्यादा होगी लेकिन इन वाली कैशे मेमोरी से कम होगी। ठीक है, तो यही बात यहां बोली कि कैशे मेमोरी जो है वो क्या है, वो सीपीयू का ही भाग बना दिया जाता है, सीपीयू के अंदर ही एक भाग बना दिया जाता है जो रजिस्टर से फास्ट होगा। अगर पेपर में आ जाए कि फास्टेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर के साथ कोई एक ऐसा ऑप्शन आ जाए कि वहां लिख रखा हो कैशे मेमोरी, तो रजिस्टर पीछे हट के कैशे मेमोरी को आगे कर देगा, क्योंकि वो सीपीयू का ही खुद का हिस्सा है। यानी कि स्टोर से लेके आना, उससे फास्ट सर्विस आपको कहां मिलेगी? किचन में अगर सामान मिल जाए, तो वो कैशे मेमोरी कुछ ऐसे ही होती है। कैशे मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा त्वरित प्रसंस्करण, क्विक प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले
डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। ये देखो सीपीयू लेवल 1 कैसे, लेवल 2 कैसे, लेवल 3 कैसे, इन दोनों की स्पीड इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ये लेवल 3 कैसे है, यानी कि ये सीपीयू का ही पार्ट है। आप कहोगे सीपीयू के पार्ट में तो आपने बनाया था सर, यहाँ पर आपने रजिस्टर भी लिखे थे, बिल्कुल लिखे थे, लेकिन उनको अलग से बनाना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि ये खुद मेरे को मेरे से बेहतर और कौन जानता है, तुमको तुमसे बेहतर और कौन जानता है। समझ गए मेरी बात को, यानी कि खुद का ही हिस्सा है ये। कैसे मेमोरी, तो सीपीयू कैसे मेमोरी मतलब सीपीयू, सीपीयू मतलब कैसे मेमोरी। एज है किस सेंस में, स्टोरेज के सेंस में। स्टोरेज के सेंस में सबसे पहले सीपीयू किसकी तरफ, खुद की तरफ दे झांक के देखा, मैं इस काम को कर सकता हूँ क्या, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं कर लूंगा। फिर मैं इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो चलो ठीक है, पॉकेट पॉकेट में हाथ मार के डाल के देखा। जब खुद कर सकता हूँ, किसी की आंख खोलने की भी जरूरत ना पड़ी, तो कैसे है, थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़े, इसका मतलब रजिस्टर है। आंख खोल के इधर उधर झांकना पड़ा, इसका मतलब क्या है, रैम है। और एक थोड़ा सा बाहर से लेके आना पड़ा, इसका मतलब बाहर जा रहे हैं, तो फिर तो वो सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो कैसे मेमोरी, तत्कालिक मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कैसे मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे इमीडिएट मेमोरी, तत्कालिक मेमोरी, तत्कालिक प्रोवाइड करवा देती है। जैसे ही सीपीयू ने काम कर रहा है, जल्दी 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 उसको याद आई ये चीज की जो, अरे घुमाया उससे पहले ये रहा सामने ही, समझ गए, तो दे देती है कैसे मेमोरी अपने उस डाटा को। ठीक है, यह मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। कैसे मेमोरी बफरिंग के रूप में कार्य करती है, मतलब रैम से जो डाटा आ रहा है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगी और बफरिंग के तौर पर कार्य करेगी, मतलब सीपीयू में बफरिंग की चीज को कम करती है, इमीडिएट प्रोवाइड करवाती है। बार बार अनुरोधित डाटा और निर्देशों, फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा इन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर सीपीयू को तुरंत उपलब्ध करवा दे। बार बार प्रयोग में लाया जाने वाला रजिस्टर के अंदर होता है, उससे भी ज्यादा फास्ट प्रयोग में लाया जाने वाला डाटा कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि बफरिंग का काम कर देती है। बफरिंग का काम करना मतलब रैम से मंगवाया डाटा खुद के अंदर स्टोर कर लेती है। आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट और आएगा वर्चुअल मेमोरी का, इस वजह से थोड़ा थोड़ा तुमको दिया जा रहा है, उतना ही दिया जा रहा है जितना तुम एक बार समझ पाओ। यह बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा और निर्देशों को स्टोर करती है, जिससे प्रोसेसर को डाटा तेजी से मिल सके और सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार हो सके। यानी कि कैसे मेमोरी अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, इसका मतलब सीपीयू की स्पीड फास्ट है। अगर वो कम कर रही है, वो बफरिंग कर रही है, इसका मतलब डाटा किसी नेट के माध्यम से, डाटा किसी प्राइमरी डिवाइस के माध्यम से आने में समय लग रहा है, इसका मतलब सीपीयू की स्पीड डाउन आ जाएगी। तो ये थे सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं जी, हमने सीपीयू को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब भी सीपीयू से रिलेटेड ना, सीपीयू के इंटरनल पार्ट से रिलेटेड, सीपीयू की मेमोरी यूनिट है, उस मेमोरी यूनिट में रजिस्टर, आपके सबसे पहले लॉजिक गेट, फिर आपके फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर, ये रहते हैं। उनके लिए मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगा, यहाँ हम उसको नहीं घसीटेंगे। अब देखते हैं जी, सीपीयू को जिस स्थान पे लगाया जाता है, इनमें टाइम नहीं लगेगा, जस्ट पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। सीपीयू को जिस स्थान पे लगाया जाता है उसे सीपीयू सॉकेट कहते हैं। सीपीयू सॉकेट जिसे सीपीयू स्लॉट भी कहा जाता है, स्लॉट मतलब जिसमें भरा जाएगा, जैसे डी रैम स्लॉट, डी रैम स्लॉट, स्लॉट मतलब वो स्थान जहां पर डी रैम आके लगेगी। तो सीपीयू सॉकेट या सीपीयू स्लॉट जहां पर सीपीयू आके लगेगा। ये देखो, ये कोई बंदा है, ये उसका कवर है, इसके अंदर लगा के और कट की आवाज आएगी, इसमें ये बंद हो जाएगा। का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर को मदरबोर्ड पर सुरक्षित रूप से व्यवस्थित करने और उसे बिना सोल्डर किए, सोल्डर मतलब बिना कोई टांका, कोई फेविकोल ये वगैरह नहीं लगते। सोल्डर करना क्यों है, क्योंकि पिन है और पिन में से सिग्नल ट्रेवल करेंगे, बसेस के माध्यम से सिग्नल, तो वो सोल्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सोल्डर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना सोल्डरिंग किए डाटा को यहाँ पर इस मदरबोर्ड पे, इस सीपीयू को सीपीयू सॉकेट में लगाया जा सकता है। तो बिना सोल्डर किए मदरबोर्ड पर अन्य घटकों से यांत्रिक तथा विद्युत रूप से जोड़ने के लिए सीपीयू सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटेन पॉइंट क्या है, हीट सिंक गर्मी को अवशोषित करके हवा में फैलाते हैं। ये हीट सिंक है, ये नीचे की तरफ है, ये आपके फाइंड हीट सिंक और ऊपर फैन है। तो क्या बोला है कि हीट सिंक आपके गर्मी को अवशोषित करके वायु में फैलाते हैं। ये सीपीयू जैसे बहुत अधिक, क्योंकि सीपीयू आपका दिमाग, और कहते हैं ना दिमाग को ठंडा रख, तो सीपीयू को भी ठंडा रखना पड़ेगा। ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों के लिए अच्छे होते हैं। दूसरी ओर पंखे, इसके ऊपर ये फैन है, पंखे सक्रिय रूप से हवा को चारों ओर धकेलते हैं, जो हवा को सीमित प्रवाह में मददगार होते हैं। क्लियर है, तो ये सीपीयू और सीपीयू हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। तो मेरे ख्याल से अब यहीं पर रोक लिया जाए, क्योंकि अब इस
पार्ट को अगर हम करना स्टार्ट करेंगे तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इस वाली चीज़ को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप सो कि मैं आपको यहाँ तक समझाने में अच्छे से कामयाब रहा होगा। जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर आपको एज ए डेमो के तौर पर बनवाए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। इनकी मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, और जब आपको लगे कि हाँ कंटेंट ऐसा है कि सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, तब आप मेरे पे विश्वास जता के ऐप पे जाइए और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। बैच से संबंधित वैसे तो कोई समस्या आएगी नहीं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो 82 954 38 575 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हरियाणा सीईटी मेंस में टेक्निकल एग्जाम यानी एएलएम एसए जेई डब्ल्यूपीओ आईटीआई इंस्ट्रक्टर उनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन कोर्स है। और कंप्यूटर हरियाणा सीईटी मेंस के लिए किसी भी एग्जाम के लिए जाओ तो 10 नंबर का सिलेबस चुटकियों में आपका तैयार करवा दिया जाएगा। उसके लिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।